Hello, this is Gaurav Vilat, your Big Bull coach. Back with our daily series. आज क्या हुआ और आगे क्या होगा. आज क्या हुआ. आज बेसिकली बाजार खुला, थोड़ा थका हुआ ही था. थका आ रही खुला था बेसिकली बोलने के लिए. तो बढ़ने की कोशिश की निफ्टी ने. अगर देखा जाए तो 21,100 के लेवल के ऊपर निफ्टी ने चलने की कोशिश की थी, पर ज़्यादा देर वहाँ टिक नहीं पाया. एंड देन बैंक्स में तो सुबह से प्रेशर था ही, थैंक्स टू पेटीएम. सो ऑफ कोर्स जैसे जैसे बैंक निफ्टी गिरते चला गया, निफ्टी भी उसके साथ साथ गिरा. 25,100 के नीचे गया और फिर धीरे धीरे जाते ही चला गया. हालांकि सुबह को जैसा कि अगर चार्ट्स को देखें तो मार्केट को बार बार रिवाइव करने की कोशिश की गई थी डिप्स को बाय करके, पर क्या है कि फॉलो अप बाइंग तो है नहीं बाजार में. कोई ऊपर की तरफ लेना ही नहीं चाहता है. हर कोई देखता है कि दूसरा कोई ले, कोई तीसरा ले. डीआईएस भी नीचे ही मान लेंगे, ऊपर तो लेंगे नहीं. अरे हम तो डिप्स बाय कर लेंगे, कोई और तो ले ही लेगा ऊपर. पर वो चला नहीं. अंदर मार्केट धीरे धीरे खिसकते ही चला गया. ऊपर से नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज भी थे ही मार्केट में. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा है, चाहे वो इंडो यूएस ट्रेड टेंशंस का प्रॉब्लम हो. ऐसा न्यूज़ फ्लो आया है कि जो ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो थोड़े डेडलॉक में आ गए हैं. सो उसके कारण भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट था बाजार में. पेटीएम का 10% टूटने से वैसे भी मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट था. बाय द वे पेटीएम 10% टूटने का मेन कारण ये था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी के लिए जो एमडीआर चार्जेस है, यानी मर्चेंट चार्जेस जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस में लगाए जाते हैं, लगाने की जो प्रपोजल था बेसिकली उसको रिजेक्ट कर दिया है कि अभी फ़िलहाल ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है. सो पेटीएम तो एक प्लेटफॉर्म ही है जो ऐसे लगाए बैठा है कि चार्जेस लगाएंगे उससे उनको रेवेन्यू आएगा, तो उससे उनका सस्टेनेंस होएगा. तो कहीं ना कहीं उनका जो मॉडल है वो इम्पैक्ट होते ही चला जा रहा है. और उसका जिसको बोलते हैं ना स्पिल ओवर इफेक्ट, पूरा बैंकिंग सेक्टर में ही देखने को मिला. और जैसा कि फिर धीरे धीरे दोपहर आते आते निफ्टी जो थका आ रहा था वो 25,000 के नीचे टूटा और फिर टूटते ही चला गया. एक तो वीकली एक्सपायरी इफेक्ट भी था. सो उसके कारण भी मार्केट पे प्रेशर था ही, बिकॉज मार्केट बढ़ नहीं पा रहा है. जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि 25,000 के लेवल्स के ऊपर सेलिंग बहुत देखने को मिल रहा है. ऑपरेटर ड्रिवन सेलिंग भी हल्का हल्का देखने को मिल रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं डीआईआई बाइंग जो आ रही है उसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है निफ्टी में. डीआईआई बाइंग के कारण मार्केट में कोई तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है. इसका मतलब ही था कि कहीं ना कहीं बहुत सटल वे में जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, जो ऑपरेटर्स है, एच एन आईज जो स्मार्ट तरीके से खेलते हैं वो भी कहीं ना कहीं एग्जिट कर रहे हैं. एफ भी हल्का हल्का एग्जिट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो चर्निंग कर रहे हैं. उसके अलावा दुनिया भर के ब्लॉक डील्स हो गए आज. एशियन पेंट्स हो, शाफलर इंडिया हो, उससे भी कहीं ना कहीं एक सप्लाई प्रेशर तो पड़ने से प्रॉब्लम आता ही है मार्केट में. मार्केट अनस्टेबल हो ही जाता है इतना ज़्यादा सप्लाई प्रेशर आने से. सो और ऊपर से फिर जो एयर इंडिया प्लेन क्रैश के कारण और मार्केट में ख़राब सेंटिमेंट हुआ. सो फाइनली ये पूरा का पूरा मार्केट को कुछ हद तक ले ही डूबा. सो निफ्टी बेसिकली आज 253 पॉइंट्स गिरकर 24,888 पर बंद हुआ. वही बैंक निफ्टी 377 पॉइंट्स गिरकर 56,082 पर बंद हुआ. दैट इज 56,082. सो जैसा कि देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल तो मंदी का एक इंटरिम मंदी का दौर चल रहा है निफ्टी में. सो कहीं ना कहीं ये निफ्टी वही बैक टू 24,800 के लेवल्स पे आ गया है. हाँ, अगर निफ्टी यहाँ पे अगर संभल के रह पाता है 24,800 से लेके 25,000 के बीच, तो कहीं ना कहीं क्या पता फिर से निफ्टी में रिवाइवल देखा जाए 25,000 के ऊपर. पर अगर 24,800 तक भी नहीं संभल पाता है तो फिर 24,500 तक की सेलिंग देखने को मिल सकती है. हर मिड कैप्स में भी अच्छी करेक्शन देखी गई. मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी लगभग 1% के आसपास, कम नी कम बेसी, गिव और टेक उसमें करेक्शन देखा ही गया. बिकॉज उनमें भी प्रेशर है, प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है. जो जिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो 50,000 के लेवल पे मिड कैप, अगर मिड कैप 100 की बात करें तो 50,000 के आसपास जो लिए होंगे वो तो डेफिनेटली अभी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होंगे. बिकॉज अच्छा खासा उनको 20% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा है 2 महीने में. सो
कहीं ना कहीं वो भी फैक्टर्स है जो काम कर रहे हैं। सो मार्केट को काफ़ी कंसोलिडेट करना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। पर अगेन जियोपॉलिटिकल रिस्क तो हावी रहते ही हैं। अभी ईरान का मसला अब धीरे धीरे पनपता जा रहा है। अगर आप देखें इसराइल का ईरान पे हमला करने का पूरा पूरा प्लान बनता जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं इसराइल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की होड़ में लगा हुआ है। तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन पैदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो अरब देश है वो भी टेंशन में है कि कहीं ईरान उनको ना टारगेट कर ले। सो उसके अलावा वो कितना क्या स्पिल ओवर इफेक्ट होएगा इस चीज़ का तो आगे ही पता चलेगा। पर हाँ, जियो पोलिटिकल रिस्क हावी रहेंगे। वो कहीं ना कहीं एफ को भी बार बार उकसाते रहेंगे माल बेच के निकलने के लिए। सो वो भी एक और सप्लाई ओवरहैंग क्रिएट करता रहेगा। सो ओवरऑल यही है कि जो अपसाइड यहाँ से रहेगा वो बहुत हार्ड फॉट रहेगा, बहुत रिस्क के आएगा। सो ठीक है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ही वो थोड़ी बहुत चिंता की बात है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो उनके लिए भी थोड़ी बहुत चिंता की बात है। पर लॉन्ग टर्म के लिए तो देखिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन उनको तो देखिए नीचे के लेवल्स में हो सकता है अपॉर्चुनिटी। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, खास करके स्मार्ट एच है, उनके लिए तो ग्रैब करने का अपॉर्चुनिटी बन जाता है लोअर लेवल्स में। तो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है, SIP इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए क्या है, बाजार गिरेगा तो नीचे के भाव में आ जाएगा। सो यही तक है आज का जो सिलसिला। हाँ, अभी अगर करेक्शन लंबा चलता है यहाँ से तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिड कैप्स में देखने को मिल सकती है री एंट्री की। वो जैसा कि होगा वो हम ज़रूर आपको बताएंगे। हम ट्रैक करते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ दिखे हमारा काम ही आपको बताना। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी व्लॉग्स अच्छी लग रही होंगी। Any suggestions, any stock specific queries, please write to us, please comment. We are always open for interaction. Do like, share and subscribe to our channel. Thank you.